हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां जूनयान अपना सामान पैक करके वापस जाना चाहती थी क्योंकि अब वो तो मिंगयान के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगी। जबकि मिंगयान उसे फोर्सफुली रोकते हुए पूछने लगा कि तुम कहां जा रही हो। आखिरकार जूनयान भी रो पड़ी। मिंगयान ने भी उसे हक कर दिया। वो कहने लगी कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं रह सकते क्योंकि हम दोनों सिबलिंग्स है। तो मिंगयान ने बताया कि तुम रोना बंद करो, हम दोनों सिबलिंग्स नहीं है क्योंकि मैं योंगजी का बेटा नहीं हूँ बल्कि मुझे ग्रैंडपा ने अडॉप्ट किया था। ये सुनकर जूनयान भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। वो कहती है कि हमें इन लोगों का कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों ना हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएं जहाँ हमें कोई भी ना ढूंढ पाए। जिस पर वो बोला कि फिलहाल मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्या तुम मेरी पास्ट की स्टोरी सुनना चाहोगी। इसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी मॉम तो उसी टाइम गुजर गई थी जिस वक्त उन्होंने मुझे बर्थ किया था और इसके बाद मुझे मेरे डैड नहीं पाला। कुछ सालों के बाद डैड की कंपनी को भी शेन्यो ग्रुप खरीदना चाहता था। डैड इस बात से खुशी थे क्योंकि उन्हें अच्छी प्राइस मिल जाएगी, लेकिन शेन्यो ग्रुप ने मेरे डैड को धोखा दिया। कंपनी ले लेने के बाद उन्हें इतनी थोड़ी सी प्राइस दे दी कि मेरे डैड को बहुत सारे डेब्ट का सामना करना पड़ा। इसी डेब्ट में ही मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया और बाद में मुझे पता चला कि ये सब कुछ होंग्यो का किया हुआ था। डैड के जाने के बाद मुझे अनाथ आश्रम में रहना पड़ा, जहाँ एक दिन ग्रैंडपा आए थे किसी भी बच्चे को सेलेक्ट करने के लिए और मैंने पूरी कोशिश की कि वो मुझे ही सेलेक्ट करे। इस तरह मैं गू फैमिली का हिस्सा बन गया और अपनी सारी लाइफ मुझे योंगजी का इलिजिटिमेट सन बनकर रहना पड़ा। पहले तो मैं सिर्फ डैड का बदला लेना चाहता था, मगर अब मैं शेन्यो ग्रुप का पूरा कंट्रोल हासिल करना चाहता हूँ क्योंकि इसी तरह ही मैं अपने डैड का रिवेंज ले पाऊंगा। जूनयान उसकी ये सारी बातें सुनकर मिंगयान का यहाँ रहने का मकसद जान चुकी थी। वो कहती है कि ठीक है, जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तब तक मैं भी यहाँ पर रहकर तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन मिंगयान अब उसे एक दूसरी बड़ी बात बताता है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया गया जहाँ ग्रैंडपा उसे बता रहा था कि अब जब होंग्यो इस बारे में जान चुका कि जूनयान योंगजी की बेटी है तो तुम्हें भी उसे ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो ये बात मीडिया के सामने लेकर आएगा, पर उसे पहले मैं ही लेकर आना चाहता हूँ और ये बात तुम लोगों के रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगी। इसलिए तुम दोनों को बहन भाई बनकर रहना पड़ेगा और तुम्हें मिस रू से भी शादी करने के लिए हाँ करनी होगी। मिंगयान ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे ग्रैंडपा की बात माननी पड़ गई। यहाँ प्रेजेंट में जूनयान को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है, पर वो कहने लगी कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। पहले मॉम ने मुझे छोड़ दिया था अपना डिसीजन लेकर और फिर तुमने, लेकिन अब मैं भी अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती हूँ। जो कहने के बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगी। मिंगयान को भी उसके जाने का दुख होता है क्योंकि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी, पर वो उसे रोक भी नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में जब जूनयान जा रही होती है तो तब भी वो मिंगयान की हुई बातों को सोच रही थी। उसे यकीन नहीं आता कि मिंगयान की लाइफ में उसकी वो नफरत मुझसे कहीं ज्यादा जरूरी थी। यहाँ वो वीक होकर नीचे गिर पड़ती है, पर अच्छी बात ये थी कि स्कूल की प्रिंसिपल भी वहाँ पहुँच जाए, जो उसे बेहोशी की हालत में देखकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद बेहोशी की हालत में भी जूनयान अपनी मॉम का ही नाम ले रही थी कि प्लीज मॉम मुझे छोड़कर मत जाए। जबकि यहाँ मिंगयान भी अकेले परेशान बैठा था। वो अपने फोन में देखता है जहाँ इन दोनों के ब्रेकअप की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। जूनयान को भी ये मैसेज रिसीव हो चुका था। दोनों ही इस बात को लेकर काफी ज्यादा सैड थे। तभी स्कूल प्रिंसिपल ने जूनयान को एक डायरी दी कि ये तुम्हारी मॉम की लिखी हुई डायरी है। तुम्हें इतना पेन में देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें इसे रीड करना चाहिए, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। जूनयान भी उस डायरी को पढ़ने लगी जिसमें मॉम ने लिख रखा था कि योंगजी से ब्रेकअप कर लेने के बाद मैंने मूव ऑन कर लिया क्योंकि मैं जूनयान को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने हमेशा अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट किया, लेकिन कुछ सालों के बाद एक दिन मुझे योंगजी से बिजनेस के सिलसिले में मिलना पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि वो ड्रग्ड है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन लकीली हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ये भी मैं जान ही चुकी थी कि ये सब कुछ होंग्यो ने किया, पर आखिरकार हमें इस तरह फोटोग्राफ क्यों किया गया। उसकी वजह से मेरा बसा बसाया घर खराब हो गया। इवन के हाउ भी मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता था। ये डायरी पढ़ने के बाद जूनयान भी काफी ज्यादा शर्मिंदा थी। वो कहती है कि मॉम मुझे माफ कर दे, शायद मैं अपने प्यार में आकर अंधी हो गई थी और आपका नाम क्लियर करना भूल गई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ग्रैंडपा ने मिंगयान को फोर्स किया था रू के साथ शादी की अनाउंसमेंट करने के लिए। वो भी ये कर ही रहा था कि तभी जूनयान पहुंच आई, वो भी वेडिंग
स्टाइलिंग ड्रेस पहनकर मिंगयान भी उसे देखकर खुश हो गया। वो सबके सामने आकर अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि मुझे इस तरह के रूमर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मिंगयान से मेरी शादी उसी दिन ही होगी जो डेट तय हुई थी, क्योंकि मैं मिंगयान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो सभी में हलचल मच गई। तभी वहाँ होंग्यो भी पहुँच आया, जो कहता है कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आखिरकार वो ये बात सबके सामने ले ही आता है कि जूनयान मेरे बड़े भाई की बेटी है। इस तरह तो वो मिंगयान की सिस्टर हुई और वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। अब जब बहुत से सवाल उठने लगे तो ग्रैंडपा भी खड़े होकर सारी सच्चाई से पर्दा उठा देते हैं कि मिंगयान होंगजी का बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, बल्कि उसकी डेथ के बाद मैं बहुत अकेला हो गया तो मैंने मिंगयान को अडॉप्ट किया और उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया। खैर, अब जब तुम सभी लोग सच जान चुके हो तो इन दोनों को इनकी प्राइवेट लाइफ एंजॉय करने दो, क्योंकि मैं इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ। जबकि होंग्यो का मकसद भी पूरा हो गया, उसे तो बस कंपनी का CEO बनना था, जो मिंगयान तो अब नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा होंग्यो पर काफी ज्यादा गुस्सा थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि आखिर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था, कभी न कभी तो ये सच्चाई सामने आ ही जाती। जूनयान फौरन से ग्रैंडपा को वहाँ से ले गई क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ होंग्यो मिंगयान से कहता है कि अभी तो देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। नेक्स्ट सीन में गाड़ी में जाते हुए जूनयान ग्रैंडपा को यकीन दिला रही थी कि क्या हुआ अगर मिंगयान कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता तो मैं तो आपका ही खून हूँ ना, मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंडपा को भी उसका ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो किसी भी हाल में कंपनी को होंग्यो के हवाले नहीं करना चाहते। नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया गया जहाँ होंग्यो सभी शेयर होल्डर्स को अपनी साइड पर करना चाह रहा था। ये कहकर के मिंगयान तो वैसे भी आउटसाइडर ठहरा, लेकिन तभी ग्रैंडपा कहने लगे कि मैं इस कंपनी का CEO जूनयान को बनाना चाहता हूँ, बताओ जरा कितने लोग इस बात से राजी है, जिस पर आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ खड़े किए। ये सुनकर तो होंग्यो गुस्सा हो गया। वो खड़े होकर कहता है कि डैड, आपने हमेशा मेरे बड़े भाई को सपोर्ट किया, आज भी आप वही कर रहे हो, लेकिन अब मैं एक और सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूँ। असल में जूनयान मेरे भाई की बेटी है ही नहीं, वो रिपोर्ट झूठी थी, मैंने ही उसे चेंज कर दिया था, असल रिपोर्ट तो ये रही। ग्रैंडपा भी गुस्सा होते हुए बोले कि तुम अपने मकसद के लिए इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जबकि वो कहता है कि अब तो गू फैमिली का मेंबर सिर्फ मैं ही बचा हूँ, अगर आप मुझे कंपनी का CEO नहीं बनाते तो आपके मरने के बाद तो ये कंपनी मेरी हो ही जाएगी। ग्रैंडपा को इस बात का डर था कि अगर कंपनी होंग्यो के हाथों में दे दी गई तो वो बहुत से लोगों को डिसीव करेगा, जो कि वो नहीं चाहते थे। इधर मिंगयान भी होंग्यो का मुंह बंद करते हुए बोला कि अभी अभी तुमने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है, क्योंकि जूनयान रियल में ही मिस्टर योंगजी की बेटी है। ग्रैंडपा, आपने जो अपने सर्वेंट को टेस्ट कराने के लिए भेजा था वो रिपोर्ट सबसे पहले मेरे पास आई, जिससे मुझे पता चला कि जूनयान मिस्टर होंगजी की ही बेटी है, पर मैंने वो रिपोर्ट बदल दी क्योंकि मैं अपने प्यार को लेकर थोड़ा सेल्फिश हो गया था। यहाँ जूनयान दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मिंगयान ये बात बहुत पहले से ही जानता था, पर होंग्यो उसकी बात का यकीन क्यों करता। वो कहता है कि मैंने बहुत से अलग अलग हॉस्पिटल से टेस्ट करवाया था, जिस सभी का रिजल्ट सेम आया। होंग्यो बोला कि तुमने 8 हॉस्पिटल से टेस्ट करवाया ना, उन सभी को पैसे देकर मैंने खरीद लिया था, अब बताओ आगे क्या चाहते हो तुम। यहाँ जूनयान कहने लगी कि आपने तो ये भी झूठ बोला था कि मेरी मॉम और मिस्टर होंगजी का शादी के बाद भी अफेयर चल रहा था, क्योंकि मेरी मॉम ने इस डायरी में साफ साफ लिखा है कि आपने अपने भाई को ड्रग किया था और तभी उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक की। तो सुनकर ग्रैंडपा होंगजी पर गुस्सा होने लगे कि तुमने जानबूझकर अपने भाई की जिंदगी खराब कर दी, तुम भाई के नाम पर एक धब्बा हो। वो अपनी सफाइयाँ तो काफी पेश करता है, पर ग्रैंडपा ने उसे अपनी जायदाद से भी आग कर दिया और बताया कि अब मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा के जाते हुए जूनयान ने बताया कि ग्रैंडपा मुझे माफ कर दे, मैं कंपनी का CEO नहीं बनना चाहती, मैं बस अपनी मॉम का नेम क्लियर करना चाहती थी। ग्रैंडपा बोले कि मैं ये बात पहले से ही जानता था। इधर मिंगयान ने भी CEO बनने से मना कर दिया क्योंकि वो अब जूनयान के साथ एक फ्री लाइफ गुजारना चाहता था, लेकिन ग्रैंडपा बोले कि इतनी भी जल्दी फैसला मत लो, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त देता हूँ। जो कहने के बाद ग्रैंडपा वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद यहाँ जूनयान भी जाने लगी। मिंगयान उसे रोकना तो चाहता था, पर वो जानता था कि ये मुझसे नाराज है, मेरे कहने के बाद भी नहीं रुकेगी। यहाँ मिंगयान जब कंपनी में वापस आया तो होंग्यो अपना सामान उठाते हुए लेकर जा रहा था और मिंगयान को अपने सामने देकर कहता है कि आखिरकार तुम जीत ही गए। वो बोला कि मैं यहाँ जीतने ही तो आया था, तुम्हें याद है वो स्टार्च कंपनी जिसके ऑनर ने
तुम्हारी वजह से सुसाइड कर लिया था, मैं उसी का ही बेटा हूँ। उसी तरफ जूनयान जब स्कूल वापस पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसे बताया कि जल्दी से अपनी मॉम की कब्र पर जाओ। वो भी सुनकर ऐसे भागने लगी जैसे सच में ही वहाँ पर कुछ सीरियस हो गया हो और कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच आई। लेकिन यहाँ बेलून्स के साथ डेकोरेशन हो रखी थी और वो समझ गई कि ये सिर्फ मिंगयान ने किया होगा। वो देखती है कि मिंगयान ने छोटे छोटे से नोटिस लिख रखे थे जहाँ वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। अगर तुमने हाँ कहा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें प्यार करूंगा और अगर तुमने ना कहा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करूंगा। जूनयान को उसकी ये बातें पढ़कर हंसी आ रही थी क्योंकि दिल ही दिल में वो पहले से ही उसे माफ कर चुकी है। दूसरी तरफ मिंगयान भी साइड पर खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था और फिर अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मॉम की सिंपैथी लेने के लिए आया था ताकि वो भी मेरा साथ दे और तुम मुझे एक और चांस दे सको। जो कहने के बाद वो रिंग निकालकर दोबारा से उसे प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जूनयान पहले तो उसे टीज करती रही लेकिन फिर शादी करने के लिए हाँ कर देती है। मिंगयान ने भी फौरन से खुशी खुशी उसे रिंग पहना दी और फिर उसे हक कर देता है। इसके बाद दोनों ने ही मॉम के सामने खड़े होकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर दोनों ही एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सी किस होती है। आखिर इसके बगैर ड्रामा कैसे एंड हो सकता था। इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।